हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है फेबियनवाद। फेबियनवाद विकासवादी समाजवाद का ही एक रूप है जो संवैधानिक तरीकों और राज्य की सहायता से वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। पूंजी व्यवस्था में व्याप्त आर्थिक शोषण का अंत करने के लिए मार्क्स ने यह प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद और राज्य दोनों ही हिंसात्मक क्रांति के द्वारा खत्म कर देना चाहिए, तभी आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। तो जो फेबियनवाद है वो विकासवादी समाजवाद का एक रूप है जो संवैधानिक तरीकों और राज्य की सहायता से जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है को समाप्त करना चाहता है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्याप्त आर्थिक शोषण है उसका अंत करने के लिए मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद और राज्य दोनों ही हिंसात्मक क्रांति के द्वारा खत्म कर देने चाहिए, तभी क्या होगी, आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। मार्क्स ने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष इंग्लैंड में गुजारे। इंग्लैंड वासियों ने मार्क्स का स्वागत किया। वे उसके विचारों से प्रभावित भी हुए, किंतु वे मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों को स्वीकार न कर सके। राज्य और पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक क्रांति के साधन को अपनाया। यह बात ब्रिटेन वासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आस्था रखने के कारण इंग्लैंड के लोग किसी ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते थे जो हिंसात्मक क्रांति पर आधारित हो। संभवतः ये कारण है कि इंग्लैंड में संविधान कर्मिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की विभिन्न संस्थाएं धीरे धीरे अस्तित्व में आई हैं और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना किसी एक तिथि या समय पर नहीं हुई। संविधान का विकसित स्वरूप इस दावे की पुष्टि करता है कि इंग्लैंड के लोग किसी व्यवस्था को तत्काल बदलने या समाप्त करने के विचार को पसंद नहीं करते हैं। साम्यवादी दर्शन के अलोकप्रिय होने का एक व्यवहारिक कारण यह भी था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार हो चुके थे। तो मार्क्स का जो जीवन का अधिकांशतः 30 वर्ष उन्होंने इंग्लैंड में गुजारे। इंग्लैंड वासियों ने उनका तो स्वागत किया, मगर उनके विचारों को वो प्रभावित भी हुए उनके विचार पर। उनके क्रांतिकारी जो विचार थे उनको स्वीकार नहीं कर सके। उसका प्रमुख कारण था कि पूंजीवाद को हिंसात्मक तरीके से समाप्त करना चाहता था मार्क्सवाद, जबकि ब्रिटेन वासियों इसके अनुकूल नहीं थे, क्योंकि वे डेमोक्रेसी एवं इंडिविजुअल फ्रीडम में रखते थे। आस्था रखने के कारण इस विचार का समर्थन नहीं कर पाए और वो क्या चाहते थे कि कर्मिक विकास हो, किसी भी चीज में धीरे धीरे परिवर्तन हो। इसलिए साम्यवादी दर्शन वहाँ लोकप्रिय नहीं हो सका। मार्क्सवाद के विकल्प की तलाश में इंग्लैंड के बुद्धिजीवी प्रयासरत रहे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक आंदोलन हुए और अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, सोशलिस्ट लीग, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड फेबियन सोसाइटी के नाम प्रमुख हैं। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में एक क्लब के रूप में हुई थी। इसका मूल उद्देश्य समाजवाद का प्रसार करना और इंग्लैंड की राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों पर समाजवादी कार्यक्रम को अपनाने के लिए दबाव डालना था। इस सोसाइटी ने जिन प्रभावशाली विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट किया उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, ग्राहम वालाज, एनी बेसेंट, J.D.H. कॉल तथा हेराल्ड जे लास्की का नाम उल्लेखनीय है। फेबियन सोसाइटी ने जिस समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे फेबियनवाद का मूल आधार है। कर्मिक विकास, यह वर्तमान व्यवस्था में हिंसा अथवा क्रांति के द्वारा तत्काल परिवर्तन लाने में विश्वास नहीं करता है। तो फेबियनवाद का मूल आधार क्या है? कर्मिक विकास। ये किसमें विश्वास नहीं करता है? हिंसा तथा क्रांति के द्वारा तत्काल परिवर्तन लाने में विश्वास नहीं करता है। ये शत्रु को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाकर आसानी से पराजित किया जाए। फेबियनवाद ने यह प्रविधि रोम के इतिहास से सीखी। यह प्राचीन रोम पर जब क्या हुआ कि प्राचीन रोम पर कार्थोज का आक्रमण हुआ तो रोम के एक सेनापति क्विंटस ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए यह रणनीति बनाई कि दुश्मन से तत्काल टक्कर लेने या युद्ध करने के बजाय उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाकर उसको कमजोर या असफल कर दिया जाए। फेबियन का कहना था कि हमें उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए सने सने ही आगे बढ़ना चाहिए। उचित समय आने पर पूरे वेग और शक्ति से प्रहार करना चाहिए। इस तरीके को फेबियन तकनीक कहा गया है।
इंग्लैंड के कुछ बुद्धिजीवियों ने भी पूंजीवाद नामक शत्रु का अंत करने के लिए इसी कर्मिक प्रहार की नीति को अपनाने का सुझाव दिया और कहा गया कि पूंजीवाद का अंत और समाजवाद की स्थापना कर्मिक परिवर्तनों और संवैधानिक साधनों से किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के प्रवर्तकों ने जो संस्था बनाई उसका नाम भी जनरल फेबियन के नाम पर फेबियन सोसाइटी और उनके द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचारधारा का नाम फेबियनवाद पड़ा। अब हो गया फेबियनवाद के लक्ष्य हैं। 1887 में सोसाइटी ने अपने आधार की घोषणा में निम्नलिखित उद्देश्य बनाए थे। फर्स्ट हो गया भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया औद्योगिक पूंजी इंडस्ट्रियल कैपिटल अथवा उद्योगों का संचालन व्यक्तिगत हाथों से समाज के हाथों में हस्तांतरित कर दिया जाए। तीसरा हो गया भूमि और पूंजी पर जो धन किराए और सूद के रूप में मिले उसका लाभ श्रमिकों को मिलना चाहिए। चौथा हो गया भूमि और औद्योगिक संपत्ति के राष्ट्रीयकरण होने से हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर तथा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। पांचवा हो गया स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए नागरिकता के अधिकार समान होने चाहिए। छठा हो गया इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रचार द्वारा जनता को समाजवाद के पक्ष में लाया जाए। फेबियनवाद के लक्ष्य के बाद हो गया फेबियनवाद के मूल सिद्धांत। फेबियनवादी चिंतकों ने जो विचार व्यक्त किए उनके आधार पर फेबियनवाद के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया पूंजीवाद का विरोध। साम्यवाद की तरह फेबियनवाद भी पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करना चाहता है और इसके लिए वह उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करना चाहता है। फेबियनवाद का विश्वास है कि यदि पूंजी और उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार हो जाएगा और उत्पादन का लाभ श्रमिकों को मिलने लगेगा तो पूंजीवाद खुद ही समाप्त हो जाएगा। इस समाज में कोई व्यक्ति दूसरे का शोषण न कर सकेगा और किसी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होगा। फेबियनवाद पूंजीपतियों से उनकी छीनी गई संपत्ति के बदले में उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देने का भी सुझाव देता है ताकि वे अच्छे नागरिकों की तरह जीवन गुजार सकें। फेबियनवाद उत्पादन के साधनों को मजदूरों को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को सौंपना चाहता है, लेकिन यह हस्तांतरण धीरे धीरे किया जाएगा। एक समय में समाज को उन्हीं उद्योगों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए जिनका प्रबंधन समाज आसानी के साथ कर सके। राज्य समाज की प्रतिनिधि संस्था के रूप में इनका नियमन करेगा। उद्योगों के साथ ही फेबियनवाद बड़े बड़े भूपतियों से जो मजदूरी पर खेती कराते हैं भूमि लेकर भूमिहीनों में वितरित कर देना चाहता है। इस प्रकार औद्योगिक पूंजी और भूमि पूंजी दोनों पर ही समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। फेबियनवाद का दूसरा सिद्धांत हो गया राज्य में अटूट आस्था है उनकी। साम्यवाद राज्य को पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना, उनके हितों का रक्षक और मजदूरों के शोषण का एक प्रबल यंत्र मानता है। इसलिए वह क्रांतिकारी साधनों से राज्य के अस्तित्व को मिटाकर एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्सवाद ये चाहता है। फेबियनवाद क्या करता है कि राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हुए उसे सर्वोच्च संस्था का स्थान प्रदान करता है। उसकी मान्यता है कि राज्य जनता की प्रतिनिधि, संरक्षक, अभिभावक, व्यवसायी, प्रबंधकर्ता, सचिव, यहाँ तक कि उसका साहूकार भी है। अतः फेबियनवाद राज्य को बनाए रखने के पक्ष में है और उसे समाजवाद की स्थापना का एक साधन मानता है। फेबियनवादी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहता है कि जिसमें मताधिकार का विस्तार किया जाए तथा अधिक प्रशिक्षित सिविल सर्विसेज और सबके लिए समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। उनका कहना है कि राज्य ही एकमात्र संगठन है जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य शोषण का यंत्र नहीं वरन समाजवाद की स्थापना का एक प्रबल उपकरण है। राज्य कानून के द्वारा पूंजीवाद को निर्जीव बना सकता है। समाजवादी व्यवस्था राज्य का अंत करके नहीं वरन राज्य की सहायता से स्थापित हो सकती है। तीसरा हो गया वर्ग संघर्ष का खंडन। मार्क्स ने समस्त सामाजिक परिवर्तनों का मूल कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन बताया था। उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के द्वारा सामाजिक विकास की व्याख्या की और यह बताया कि अब तक के अस्तित्व में आई सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स का कहना था कि आदिम समाज से लेकर वर्तमान पूंजीवादी समाज तक हर काल में समाज दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं जिनके पारस्परिक टकराव के कारण ही एक नई सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। इस सिद्धांत को मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया है। फेबियनवाद वर्ग संघर्ष के इतिहास को
स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं, बल्कि यह परिवर्तन समाज की अर्थव्यवस्था में हो रही परिवर्तनों का परिणाम है। जनतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास। समाजवाद स्थापित करने के लिए फेबियनवाद जनतांत्रिक व्यवस्था को एक प्रबल साधन मानता है। सिडनी वेब ने इतिहास के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यूरोप में विगत शताब्दी में जनतंत्र का तेजी से विकास हुआ है। उनका कहना है कि इतिहास लोकतंत्र की अदम्य प्रगति और समाजवाद की प्राय निरंतर प्रगति को अबाध प्रकट करता है। 5वां हो गया विकेंद्रीकरण का समर्थन। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण निरंकुशतावाद को जन्म देता है और इससे स्थानीय समस्याओं का समुचित निराकरण भी नहीं हो पाता है। इसी दृष्टि से फेबियनवाद स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करना चाहता है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधों का संचालन और नियंत्रण स्थानीय शासन इकाइयों के द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अब हो गया फेबियनवाद के साधन। सिद्धांत की बात हो गया, मूल सिद्धांत के बाद साधन क्या क्या हैं। समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फेबियनवाद निम्नलिखित साधनों का उल्लेख करता है। समाजवादी दर्शन का प्रचार। फेबियनवाद का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना पहला कदम है, अथवा समाजवाद स्थापित करने के लिए जनता के बीच समाजवादी विचारधारा का समुचित रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। क्योंकि फेबियनवाद लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद लाना चाहता है, अतः समाजवाद के पक्ष में जनमत निर्माण करना इसकी पूर्व दशा है। अतएव समाजवादी विचारधारा के प्रति जनता में आस्था उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके लिए समाजवादी साहित्य का प्रकाशन, व्याख्यान और संगोष्ठियां तथा अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से समाजवादी दर्शन का अच्छी तरह प्रचार करना। दूसरा हो गया राजनीतिक दलों का गठन। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनमत निर्माण तथा समाज शासन संचालन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य होते हैं शासन संचालन के लिए, अथवा समाजवाद की स्थापना के लिए इस विचारधारा में आस्था रखने वालों के पृथक राजनीतिक दल होने चाहिए, जो चुनाव में भाग लेकर संसद में पहुंच सके और राजनीतिक सत्ता में भागीदार बन सकें। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का निर्माण इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया गया था। तीसरा हो गया सामाजिक हित संबंधी विधान। संसद में समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले सदस्यों द्वारा तथा जनता के द्वारा सरकार पर ऐसे कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए जिससे श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो, पूंजीवादी कमजोर पड़े और फलस्वरूप समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिले। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों की अनार्जित आय पर कर लगाना, मजदूरों के काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करना, कार दुर्घटना पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था आदि। इस तरह के कानूनों से राज्य धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में निश्चय ही सफल होगा और वर्तमान व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले शोषण के साधनों को कुचल देगा। उत्पादन। चौथा साधन हो गया उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण। फेबियनवादी मार्क्स के इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे श्रम से निर्धारित होता है। उसका विश्वास है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी सामाजिक उपयोगिता से निर्धारित होती है। उनका कहना था कि भूमि तथा दूसरी वस्तुओं का मूल्य समाजकृत है। इस मूल्य पर भूमिपतियों और उद्योगपतियों का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धीरे धीरे भूमि और औद्योगिक संपत्ति का समाजीकरण कर दिया जाए और राज्य को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाकर उसका नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब हो गया लास्ट में फेबियनवाद की आलोचना। फेबियनवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका प्रतिपादन इंग्लैंड की सामाजिक परिस्थितियों के स्वभाव को दृष्टि में रखकर किया गया। संभवतः यही कारण है कि फेबियनवाद अन्य देशों में लोकप्रिय न हो सका। फेबियनवाद का कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है, इसमें अनेक अस्पष्टताएं और विरोधाभास पाया गया है। दूसरा हो गया फेबियन समाजवाद पूंजीवाद को नष्ट करना चाहता है, किंतु वह उसकी कोई व्यवहारिक योजना प्रस्तुत नहीं करता है। वह पूंजीपतियों से भी सहानुभूति व्यक्त करता है और उसकी संपत्ति छीने जाने पर भी कुछ आर्थिक सहायता देने का सुझाव करता है। तीसरा हो गया फेबियनवाद लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से पूंजीवाद का विनाश करने की बात करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि चुनाव में धन की प्रभावशाली भूमिका होती है, तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि पूंजीपति अपने धन के जोर पर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को संसद का सदस्य निर्वाचित करा दें और ऐसे कानून न बनने दें जो उनके हितों के विपरीत हों।
चौथा हो गया समाजवाद की स्थापना के लिए फेबियनवाद जरूरत से ज़्यादा राज्य पर निर्भर दिखाई देता है और राज्य को एक आदर्श संस्था के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि सत्य यह है कि राज्य ने प्रायोज्य निरंकुशता का प्रदर्शन किया और शोषणकर्ता का पक्ष लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया फेबियनवाद के बारे में। फेबियनवाद का लक्ष्य, फेबियनवाद के मूल सिद्धांत, फेबियनवाद के जो साधन और फेबियनवाद की आलोचना के बारे में हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।